उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत तेजी से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हो 2 दिन पहले भी कुछ एग्जाम्स की डेट डिक्लेयर किए गए हैं, जेईई मेंस के और नीट का एग्जाम का भी डेट आ गया है आपका। ये जुलाई लास्ट में इनके एग्जाम्स हैं, तो आप मान के चलिए कि जुलाई में तो आपका एग्जाम नहीं कंडक्ट हो पाएगा। जुलाई के जस्ट अगस्त में आपका डेट आ सकता है, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। यानी कि अगर आप देखो तो आपके पास अभी 2.5 से 3 महीने का समय है, तो हम अपनी अब तैयारी और जोर शोर से स्टार्ट करते हैं अच्छे से। अभी तक एनडीए में केवल मैथमेटिक्स का और एयरफोर्स के एक्स ग्रुप का आपको कंटेंट प्रोवाइड हो रहा था। हमने क्या किया है, अभी सारे सब्जेक्ट्स के आपको कंटेंट स्टार्ट कर दिया है देना, जिसमें इंग्लिश का भी स्टार्ट हो गया है। वाई ग्रुप, मैथ्स और जीएस वगैरह जल्दी ही सारे टीचर्स आपके सामने होंगे और आपको बेहतर तरीके से पढ़ाएंगे। हमने भी थोड़ी अपनी प्लानिंग में चेंजेस किए हैं, क्योंकि जो सिलेबस में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो रिपीटर हैं उनको थोड़ा कम फायदा हो रहा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो चीज उन्होंने 2-3 बार पढ़ी होगी। हमने क्या किया है इस बार कि कंटेंट को पढ़ाने के साथ साथ जो आपका सिलेबस चल रहा है वो थ्योरेटिकल के साथ साथ में हमने डेली प्रैक्टिस सेशन भी रख दिया है। डेली 25 क्वेश्चंस हम आपको, कुछ टॉपिक्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एनडीए में होंगे, वहां से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने टारगेट किया है। डेली बेसिस पे मैं आपके सामने वो 25 क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगा। हम लोग परम्यूटेशंस डिस्कस कर लिए थे, अब कॉम्बिनेशन पे पढ़ेंगे आगे। तो कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी से बिलोंग होगा आपका बाइनोमियल थ्योरम काफी हद तक, और साथ में 80% प्रोबेबिलिटी आपकी इसी पे फिक्स होती है कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के टॉपिक पर। तो आपको ये सीखना आसान है और बहुत बेसिक चीजें हैं, है तो बहुत ब्रॉड। अगर आप देखो, आप इंजीनियरिंग लेवल से अगर आप पढ़ना चाहते हो, बहुत तह तक जाना चाहते हो, तो आपको इस लेक्चर पे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा, लेकिन हमें उतनी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके एनडीए में वहां तक क्वेश्चंस आए नहीं, कभी ना कभी आएंगे। 120 क्वेश्चंस आपको 2.5 आवर में करने होते हैं, तो टेक्निकल क्वेश्चन बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसी के बारे में हम ज्यादा आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे अपने सेशन को लेकर। तो आज बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। मैंने पहले दिन आपको बहुत बेसिक क्लियर कर दिया था कि परम्यूटेशन का मतलब होता है ऑर्डर्स में लगाना, किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्डर में लगाना। लेकिन कॉम्बिनेशन का जब हम बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, सीधा सीधा सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल पे हम एक छोटा सा कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट उठाते हैं आपके लिए। हमने कहा कि ए बी सी में से किसी भी 2 लेटर को लेकर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो भाई आप सीधे ए बी कर सकते हो, या बी सी कर सकते हो, या सी ए कर सकते हो। अगेन हम ऑर्डर की बात है यहाँ, तो ए बी के साथ आप बी ए लिखोगे, बी सी के साथ सी बी लिखोगे, और सी ए के साथ ए सी लिखोगे। ये है परम्यूटेशन। आपने कोई 2 तो लिया, लेकिन उन 2 को भी आपने ऑर्डर में लगाया। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि ए बी सी में से कोई 2 ले लिया जाए, तो आप ए बी लिखो, बी सी लिखो और सी ए लिखो। यहां ये फर्क नहीं पड़ता है ए बी होगा या बी ए होगा, बी सी है या सी बी होगा, सी ए है या ए सी होगा, इनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी 2 उठा के सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इतना कॉमन सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि परम्यूटेशन का मतलब हमने सिलेक्ट तो किया है, जो भी ऑर्डर थे आपके, जो भी लेटर्स थे, उनमें से जितना सिलेक्शन था आपका, लेकिन हमने साथ में ऑर्डर का भी ध्यान रखा। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या है, हमें ऑर्डर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखना है। बहुत बेसिक बातें हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, आप सीख जाओगे बहुत जल्दी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब n थिंग्स में से r थिंग्स का सिलेक्शन तो शो करता है NCR। NCR का मतलब हुआ आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स r ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r से। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है, हर जगह यूज होता है। यहां फिर वही बात, n होल नंबर में होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है, r भी आपका होल नंबर में होगा। दूसरी चीज, कभी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। एक बात और, r की वैल्यू कभी भी n से ज्यादा नहीं होगी, r जो होगा n के या तो बराबर होगा या तो n से छोटा होगा। क्लियर है? तो इस पे हम बात कर लेते हैं कुछ। जैसे हमने इसी पे कह दिया 6c3 बताओ, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फैक्टोरियल 6 करोगे, फैक्टोरियल 3 करोगे, फैक्टोरियल 6 माइनस 3, आप सॉल्व करोगे, आपका बिल्कुल आंसर आएगा। आपने परम्यूटेशन पढ़ रखा है, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। इस पे ट्रिक है, अगर 6c3 लिखा है कहीं, इसका मतलब है 6 को 3 बार पीछे लिखो, 6 × 5 × 4। ये अगर हम परम्यूटेशन की बात करते हैं 6p3, तो आपका यही आंसर हो जाता है। मैंने आपको बताया था
6p3 मतलब 6 को 3 बार पीछे लिख दो। कॉम्बिनेशन में हमने कहा 6 को 3 बार लिखो, लेकिन डिवाइड हो जाएगा, जो भी नीचे है वो 1 तक जाएगा, यानी 3 2 1। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, आप फार्मूले से बच जाओगे। ये बेसिक चीजें आपको एग्जाम में याद रखनी है। इसके साथ साथ में कुछ और बातें याद रखनी है, जैसे 6c0 क्या होता है, या आप 6 की जगह n कर दो, n कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। nc0 आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं किया गया, तो कोई नहीं किया गया तो एक वे तो होगा ही कि उस वे में कोई नहीं किया गया। आप फार्मूले से भी कर सकते हो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0। आपका ये कैंसिल होके बना गया, आपका फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, nc0 आपका 1 होता है। अगर हम कर दे ncn, वो भी 1 होता है। टोटल ऑब्जेक्ट थे, मान लो 10 ऑब्जेक्ट थे, 10 को एक साथ सिलेक्ट कर लिया तो एक ही पे तो होगा। तो इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो, और इसके लिए आगे एक फार्मूला भी होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जब आपका nc0 और ncn दोनों बराबर हो गए, यानी कि जो ये वैल्यू है यहाँ पे वही वैल्यू हुई, तब तो ये बराबर होगा। और ये कैसे होगा, इस पे एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, NCR है तो इसको हम NCN माइनस R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से ये बराबर हो जाते हैं। जैसे यहां था NC0, ठीक, अब हमें क्या करना है, NCN माइनस 0 करना है। तो n माइनस 0 क्या है, NC0 बराबर NCN। तो जो NC0 है वो NCN बराबर है, वो इस कॉन्सेप्ट से निकल के आ जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे हम, और इसके बाद हम थोड़ा और कुछ आपसे बात करेंगे। जैसे लिखा है NCX बराबर NCY, इक्वल कर दिया। अगर होल नंबर्स जितने भी है, टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल है, तो नीचे वाले बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। साथ में आप NCX बराबर, ध्यान दीजिए, NCX, और इसको लिख सकते हो NCN माइनस y, लिख सकते हो। NCR का फॉर्मूला मैंने बताया, NCN माइनस R बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बीच बीच में इनके यूजेस होंगे। तो NCY को आप NCN माइनस y लिख सकते हो। अब ये बराबर, तो ये भी बराबर हो जाएंगे, x इक्वल्स टू n माइनस y, तो x इक्वल्स प्लस y इक्वल्स टू n, ये हो गया। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट कर सकते हो, यहां लिखा है 10c4 इक्वल्स टू 10cr, ऐसे लिखा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, अब बच्चा फार्मूला लगा लेगा, कुछ नहीं, यहां इक्वल है ना, तो इन दोनों को जोड़ के इसके बराबर बना दो, 4 प्लस r इक्वल्स टू 10, तो r इक्वल्स टू 6, आपका फाइनल आंसर। मेरी बात क्लियर हो रही होगी। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सीखना है, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया था, NCR जो है वो आपका NCN माइनस R होता है। इससे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। जैसे आपका लिखा है 10C1, तो आप डायरेक्ट जानते हो इसका आंसर 10 होने वाला है। अगर लिखा है 10C2, तो इसका आंसर आपको क्या होने वाला है, 10 इंटू 9 2 इंटू 1। अगर आपका लिखा है 10C8, तो अब आपके दिमाग में क्या होगा कि आप इसको 8 टाइम्स लिखोगे, है ना। टाइम देखो आपका वेस्ट होने लगा, आप 8 टाइम्स लिखोगे इसको जाके, 3 2 5 6 7 8, ये 8 टाइम्स लिखा। फिर नीचे 8 को कहां तक लेकर जाओगे, आप 1 तक लेकर जाओगे, 5 4 3 2 1, कितना लंबा हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आसान कर देगा। कैसे करेगा, 10C8 को आप लिख सकते हो 10C10 माइनस 8, आप ऊपर से माइनस कर सकते हो, 10C2 हो जाएगा। और 10C2 आप जानते हो 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 डायरेक्ट हो जाता है आपका, और आप इजीली सॉल्व कर लेते हो। ध्यान दीजिए, जब भी जो ऊपर नंबर है और नीचे जो r है आपका, अगर n की वैल्यू से r जो है हाफ से ज्यादा आ गया, तो सीधा आप क्या किया करो, n माइनस r का कॉन्सेप्ट लगा के उसको आसान बना के फिर सॉल्व किया करो, तो इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कुछ और भी इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ताकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए तो आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने n की वैल्यू ले ली, आपसे मान लीजिए 8, या n की वैल्यू हमने ले ली 6, तो आप मैक्सिमम कहां तक जा सकते हो भाई, 6 में से या तो एक को नहीं सेलेक्ट करोगे, या 6 में से एक लोगे, या 6 में से 2 लोगे, या 3 का सिलेक्शन होगा, 6
6C4 होगा, 6C5 होगा या 6C6 होगा। आप ये तो कर सकते हो, मैक्सिमम इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। वैल्यूज देखो, ये आपका क्या है 1, 6C1 6 होता है, 6C2 आप करोगे 6 इंटू 5/2 इंटू 1। आप यहाँ 6C3 देखोगे तो 6C3 को क्या करोगे 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 6C4 मैंने कहा ना कि जब ऊपर का जो है होल नंबर और जिसमें जो सिलेक्शन करना है वो ऊपर वाले से जब ज्यादा हो जाए तो ये वाला रूल लगा दो कि NCR NCn-R होता है, तो ये आपका 6C2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6C2। 6 माइनस 5 करोगे तो 6C1 हो जाएगा और ये 6C0 हो जाएगा। आप अगर लिखना शुरू करोगे तो 1 यहाँ 6, इसका आपका 15 हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये 20 हो गया आपका, फिर 6C2 आपने भी निकाला हुआ है 15, 6C1 6 है और 6C0 1। आपने देखा कि वैल्यू इंक्रीज करती है जब हम ऑब्जेक्ट बढ़ाते हैं सिलेक्शन वाला। जैसे मान लीजिए 10 है तो 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो हमारी वैल्यू इंक्रीज करेगी हर सिलेक्शंस में, लेकिन मैक्सिमम जाएगी वहां तक जब n जो है उसका हाफ होगा। n के हाफ पे वैल्यू मैक्सिमम है देखिए, उसके बाद वैल्यू फिर उसी ऑर्डर में डिक्रीज होना शुरू कर जाती है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे जाके एंड होगी। तो कहेगा सबसे ज्यादा सिलेक्शन कब होगा, जैसे आपको कह दिया जाए 100 ऑब्जेक्ट है, 100 ऑब्जेक्ट में से कितने ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम ले लो कि आपका सिलेक्शन सबसे ज्यादा बने, तो भाई कितना लोगे, इसका आधा क्या होता है 50, ये मैक्सिमम देगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं 100 में से कुछ कहेंगे 100 ले लूं तो सीधा वही हो जाएगा, कुछ कहेंगे 100 में से 99। वहां एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप समझ नहीं पाते हो, जल्दबाजी करने के चक्कर में गलत कर देते हो। तो कभी भी ज्यादा कॉम्बिनेशन बनाने की बात हो तो आपको जितने भी नंबर दिए हुए हैं उस नंबर का एग्जैक्टली आधा लेना होता है। अगर ये इवन नंबर है तो उसका आधा हो जाएगा, अगर ये ऑड है, ऑड हो सकता है 7 हो सकता था, 9 हो सकता था, तब भी उसके आधे पे जाओ। जैसे मान लीजिए 9 लिखा हुआ है तो 9 के केस में क्या होगा, मैक्सिमम आप बाय 9C4 या 9C5 कर सकते हो, तो 9C5 को फिर अगेन 9C4 कर सकते हो, तो यही वैल्यू मैक्सिमम होगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है कब से ज्यादा कब होंगे आउट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए थी। बेसिक बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। मैं आपको अभी तो कॉन्सेप्ट पूरा बता रहा हूं कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो अप्रोच वहां इससे बिल्कुल हट जाएगा, बहुत आसान तरीके बताऊंगा शॉर्टकट माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चंस में वो चीजें ज्यादा अच्छे से अप्लाई हो सकती हैं। आपके ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ट्रिक बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, पर जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आगे और कुछ कॉन्सेप्ट लिखेंगे उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपका जो रिजल्ट्स होते हैं डायरेक्ट जो आपके एनडीए में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे पहला मैंने लिखा, आप सभी जानते होंगे, इसे पास्कल लॉ भी कहते हैं। और पास्कल लॉ जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेट टाइम पे एग्जाम्स में आपके आते रहते हैं। लास्ट टाइम भी इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। जैसे ये कैलकुलेशन भी आपका बहुत इजी कर देता है। जैसे मैंने लिख दिया 8C4 प्लस 8C3, आप देखिए n इक्वल है, यहाँ पे क्या किया, एक कम कर दिया, एक कम कर दिया, तो आप अलग अलग फार्मूले लगा के सॉल्व करोगे। डायरेक्ट यहाँ पे आप ऊपर वाले में ऐड कर दोगे, 8 + 4 9 हो जाएगा C3, आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो जो ऐड करके किया गया एक कम करके, वही चीज डिवाइड में भी हो सकती है, NCR/NCR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला n - r + 1/r, जैसे हमने इसी को ले लिया 8C4/8C3, तो इसको क्या लिख सकते हो, n - r + 1, यानी 8r देखिए है क्या, ये है, यहाँ आप 3 नहीं लिख दोगे, ध्यान रखो कि ये r - 1 है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे 8 - 4 + 1/r मतलब आपका 4 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ और भी है जहाँ पे स्टेटमेंट रीजन वाले क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे इसी को कह दिया स्टेटमेंट फर्स्ट और इसको कह दिया स्टेटमेंट सेकंड। अब आपको ये तो पता हुआ है लेकिन ये नहीं पता है, एग्जाम में देगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 ये है, कथन 2 ये है। आपको ये तो पता है, अब इसके बारे में नहीं पता है। तो एक तो बच्चा थोड़ा सा होशियार कह लो आप होगा, तो वो क्या करेगा, n और r की वैल्यू फटाफट रख के चेक कर लेगा, उसमें भी तो टाइम जाएगा। बट अगर आपको पता है डायरेक्ट, तो आपने देखा सही है तो टिक किया, नहीं सही है तो आपने अपने हिसाब से ऑप्शन सेट कर दिया, आगे बढ़ गए।
तो ये रिजल्ट्स जानने कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको एकदम दिमाग में ये फीड होनी चाहिए, कह लीजिए आप, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एनसीआर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कभी कभी इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको स्टेटमेंट रीजन में मिल सकता है, तो ये चीज इतनी बहुत जरूरी है। हाँ, जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, एक सवाल आता है न्यूमेरिकल बेस्ड में, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आया है, तो वो केवल कॉम्बिनेशन या केवल परम्यूटेशन पे कम आया है, दोनों का मिक्सचर भी आता है, तो कुछ मिक्सचर से भी हम रिजल्ट बना देते हैं। जो NCR अपॉन NPR अगर हम कर देते हैं तो ये क्या होगा, इसका आप फॉर्मूला जानते हो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है। इसको आप सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आप अगर देखो NCR अपॉन NPR तो 1 अपॉन फैक्टोरियल r आ गया। आप पलट दो, आप सीधे सीधे कर दो कि जो आपका NPR अपॉन NCR अगर आप कर देते हो तो डायरेक्ट फैक्टोरियल r होता है आपका। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देख दिया हमने 8p3 अपॉन 8c3, तो डायरेक्ट आपको पता है फैक्टोरियल r, जिसका आंसर डायरेक्ट फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, मतलब 6। तो ये बेसिक चीजें हैं जो एक दूसरे से इंटर, ये क्या होता है एग्जामिनेशन में आपका कैलकुलेशन आसान कर देगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन कि पहला कंडीशन मैंने दिया 8CR अपॉन 8P3 इक्वल्स टू 6 कर दिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r। बिल्कुल ऐसा सवाल बना हुआ है, आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप कैसे करोगे, आप सीधी सी बात है, आप सॉल्व करोगे, 8p3 की वैल्यू 8c3 का फॉर्मूला लगाओगे, इधर उधर करके ले जाओगे। आपको पता है भाई 8p3 8c3 आपने सॉल्व किया था तो आंसर क्या था, देखिए इधर 6 था, तो 8c3 है 8p3 है, तो उल्टा है यहाँ पे ना, p था यहाँ उल्टा कर दोगे आप, तो डायरेक्ट NCR अपॉन NPR 1 अपॉन फैक्टोरियल r, तो इस तरीके से आप इधर उधर करके सॉल्व कर लोगे, आपका टाइम बच जाएगा। तो ये चीजें जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक पे। कुछ और भी रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को भी देख लेते हैं, और वहां से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे आपने लिखा NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट आपने NCN तक कर दिया, तो डायरेक्ट 2 की पावर n होता है, डायरेक्ट रिजल्ट है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब बाद में थ्योरम पढ़ाएंगे, तो वहां पे बताएंगे भी किस तरीके से आया हुआ है। अब आप जानते हो NC0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो अगर हम इसको उधर लेकर जाएं तो NC1 NC2 NC3 प्लस डैश NCN, ये इधर आएगा तो 1 होगा ना इसकी वैल्यू, 2 की पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात और यहाँ पे हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट और भी मिल सकता है हमें इसी से, जो एग्जाम में यूज हुआ है आपके NC2 NC3। देखिए इसके जस्ट पहले क्या है बेटा, अगर हम इसके पहले हम प्लस करें तो NCN माइनस 1 होगा ना, प्लस अगर हम यहाँ पे रुकना चाहें NCN माइनस 1 पे, इससे जस्ट एक पहले कम होता है, जैसे यहाँ 3 है तो एक कम है, 2 एक कम है, तो यहाँ n है तो एक कम क्या होगा, n माइनस 1 होगा। आप जानते हो NCN 1 होता है ना, तो इसको फिर अगर हम भेज दें अगर, तो ऑलरेडी 1 था माइनस में, एक माइनस 1 और होगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आपको दूसरा रिजल्ट, ये रिजल्ट डायरेक्ट एनडीए में आया हुआ है, बीच में क्वेश्चंस में यूज हुए, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये तो आपने लिखा इवन और एक साथ जोड़ दिया, बट अगर आपको केवल इवन लिखने हो NC0 NC2 NC4, तो ये क्या होने वाला है, तो ये होगा आपका 2 की पावर n माइनस 1। आगे सारे रिजल्ट्स मैं बताऊंगा। और जो आप और टर्म्स का लिखते हो NC1 NC3 NC5 प्लस डैश डैश डैश, तो इसकी वैल्यू भी सेम होती है 2 की पावर n माइनस 1। अगर इनको हम अल्टरनेट पे माइनस कर दें, जैसे NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 प्लस माइनस होगा NC3 प्लस NC4, और फिर ऐसे ही हम जाते हैं आगे, और यहाँ -1 की पावर n होगा NCN। माइनस इस लिखा कि हो सकता है कि यहाँ पे अगर ऑड n है आपका तो ऑड पे जाके रुकेगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर n इवन है तो वो इवन पे जाके रुकेगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया भी था कि जो ऑड टर्म्स है और इवन टर्म्स है
ये इक्वल होते हैं। जब इक्वल होते हैं माइनस है यहाँ तो माइनस लेकर दोनों सेम होकर कैंसिल कर देंगे। ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए बेटा, इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, एक बात और भी, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। आपके कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए कॉम्बिनेशन की पूरी ये जड़ है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे। हालांकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन वीडियो में अपलोडिंग वगैरह में, और आप जानते हो इसमें स्टाफ वगैरह कम है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए पहले लिख लिए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो अपलोडिंग वगैरह में। पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को एक साथ लेना है। उसके बाद इनमें तीन इनके रिजल्ट्स है। पहला रिजल्ट है when p particular things are always included, तो कुल कितने संचय होंगे। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लिया है आपने, और p कोई विशेष वस्तु है जो हर अरेंजमेंट में, हर सिलेक्शन में लिया जाए, अरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ सिलेक्शन होगा, हर सिलेक्शन में लिया जाए, तो आपका फार्मूला हो जाएगा n माइनस पी सी आर। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक क्रिकेट टीम बनानी है आपको, मान लिया 15 लोग हैं, क्लियर है। अब आपको पता है कि 15 लोगों में से जब आप क्रिकेट टीम बनाते हो या क्रिकेट टीम बनाने के लिए चुनाव करते हो लोगों का, तो 11 प्लेयर आपके पास होने चाहिए। कितने होने चाहिए, तो आर क्या हो गया आपका भाई, एन ये टोटल हो गया, 15 लोग हो गए, आर आपका 11, क्योंकि आपको एक क्रिकेट की टीम बनानी है। अगर ये कहते इन 15 लोगों में से कोई दो व्यक्ति हैं, कहते राम और मोहन, ऐसे दो व्यक्तियों का नाम ले लें, ये टीम में शामिल कर लिए गए हैं। अब वो आप समझ लीजिए कोई सोर्स की वजह से शामिल कर लिए गए हैं, या उनकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छी है इसलिए शामिल कर लिए गए हैं, या ऐसा कह दें जो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है आपका, वो हमेशा होगा इसमें। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। तो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है, दो कोई वो ले लिए गए हैं, चुन लिए गए हैं, तो 11 ही चुनना है, लेकिन 2 ले लिए गए हैं, तो हमें कितना चुनना है, 9 ही तो चुनना है, क्योंकि 11 में से 2 फिक्स हो चुके हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो कि भाई 15 में से 2 फिक्स हो चुके हैं, तो बचेंगे 13, और 13 में से अब 11 का लेना था लेकिन उसमें भी 2 फिक्स हो चुके हैं, तो बचेंगे 9। 13C9 कर लीजिए, या इस फॉर्मूले से कर लीजिए। n क्या है, टोटल, टोटल है आपके 15, और कोई विशेष व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं आपके, C 11 लेना है, विशेष व्यक्ति 2 है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लिया जाए सिलेक्शन में, या किसी ऑब्जेक्ट को लिया जाए या ना लिया जाए। अगला देखिए, when p particular things are never included, जो विशेष जो व्यक्ति है या कोई ऑब्जेक्ट है उसे कभी ना लिया जाए। जैसे यही क्वेश्चन मान लेते हैं, 15 लोग हैं और सिलेक्शन के लिए आए हैं क्रिकेट टीम के लिए, 11 लोगों की टीम बननी होती है आपको पता है, तो उसमें कह दिया एक कोई बहुत कह लीजिए कि कोच का फेवरेट नहीं है, वो हमेशा उससे दुश्मनी रखते हैं, राम है, मोहन है, कोई भी नाम है उसका, तो ऐसा कोई विशेष व्यक्ति है जो उसको ले गए नहीं है, तो 15 के खिलाड़ियों में, लेकिन उसको 11 में वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि एक आदमी को पहले से उन्होंने निकाल दिया। तो जब 15 में से एक निकाल दिया तो अब सिलेक्शन कितने में से होगा, 14 में से, 14 में से ही सिलेक्शन होगा, लेकिन सिलेक्शन कितने का लेना है, आपने उस व्यक्ति को तो बाहर कर दिया, सिलेक्शन आपको 11 का करना है, लेकिन यहाँ 11 में एक कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस व्यक्ति को आपने क्रिकेट टीम से ही बाहर किया है, तो सिलेक्शन आपको करना है, तो यहाँ पे 11 होगा, सीधी सी बात है, यहाँ एक कम नहीं होगा, जो यहाँ लिखा हुआ n माइनस पी सी आर, इस फार्मूले से भी करोगे 15 माइनस 1 सी आर करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो लास्ट वाला है, इसमें और इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चों को ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है कि p पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर इंक्लूडेड, यहाँ क्या है, when p particular things are not together in any selection, इसका मतलब है ये एक साथ नहीं है सिलेक्शन में। मान लीजिए 10 में से 5 लोगों का सिलेक्शन होना है, लेकिन जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो A को लिया तो B को उसमें नहीं लिया, या अगली बार में B को लिया तो A को नहीं लिया। मेरी बात आप समझ गए होंगे, मतलब उनका सिलेक्शन तो पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि वो सिलेक्शन से नहीं लेंगे, हटा देंगे, उनका सिलेक्शन होगा, लेकिन कभी वो एक साथ नहीं आएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले एक साथ का सिलेक्शन कर दो, तो आपको पता है n में से r का सिलेक्शन NCR होता है, और उसमें फिर एक साथ वाला माइनस कर दो, NCR में से p विशेष बस जब एक साथ लिए जाते हैं उतना आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। इस तरीके का भी क्वेश्चन बन सकता है, ये बहुत जरूरी बात जाननी है, क्लियर है। अगले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, if there are n person in a room and they sit
their hands with others only once, then total number of shake hands। कह रहा है कि n व्यक्ति है कहां पे, किसी भी कमरे में, और वो एक दूसरे से कितनी बार, ओनली वंस, एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए होंगे सारे लोग मिलकर, वो होगा NC2। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी कमरे में 20 लोग थे, 20 लोग थे और ये एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने वेज होंगे, कुल कितने सिलेक्शंस होंगे हाथ मिलाने के, तो सीधी सी बात है 20C2, ये आपका NC2 है ना। तो n टोटल पीपल से ये डिफरेंट है, ये बात बहुत, n पर्सन है, पर्सन मतलब अब ये अलग अलग होंगे, कोई सेम नहीं होंगे। एक बात और, एक सवाल यहाँ से और भी बन सकता है, मैच नहीं, मान लीजिए कहते कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट में 15 टीम भाग ले रही है और वो टीम एक दूसरे से एक मैच खेलेगी। कोई भी टीम किसी दूसरी टीम से 2 बार मैच नहीं खेलेगी, तो टोटल कितने मैच होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सेम चीज है कि 20 आप मान लिया 15 टीम है या 20 टीम है, मान लीजिए 20 टीम है आपके पास और एक दूसरे से एक मैच खेलती है उस टूर्नामेंट में, तो 20C2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आपसे पूछ सकता है, थ्योरेटिकल में बना सकता है। अगले कॉन्सेप्ट पे आएंगे, द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन वन और मोर एट अ टाइम। एक सवाल यहां हो गया, और या उसी को दूसरे तरीके से बोला इन्होंने, द नंबर ऑफ वेज ऑफ n डिफरेंट थिंग्स सेलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम। पहले ऊपर वाला मैं आपको एक बार अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं। कह रहा है n विभिन्न वस्तुएं हैं, n विभिन्न वस्तुओं में से एक वस्तु या एक से ज्यादा वस्तु को एक समय में ले लो आप, तो टोटल कितने सिलेक्शंस होंगे, ये पूछा है। तो इस पे एक एग्जांपल दे दूंगा तो मुझे लग रहा है ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ये रूम है, जैसे हम क्लास ले रहे हैं, मान लीजिए एक रूम में 20 लाइटें हैं लगी हुई हैं और उन 20 लाइटों की जो स्विच है सबके लिए इंडिपेंडेंट है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि लिख नहीं सकता, यहाँ जगह नहीं है, तो आप अगर समझ में ना आए तो पीछे पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। 20 लाइट्स है एक रूम में और सारी लाइट्स की अलग अलग स्विच है। अलग अलग स्विच का मतलब इंडिपेंडेंटली वो ऑफ और ऑन कर सकते हो। तो हम कितने तरीके से, ऐसे कितने वेज होंगे कि कमरा प्रकाश से भर जाए। तो आप जानते हो कि अगर कमरे में प्रकाश आपको चाहिए तो एक लाइट जला दो, प्रकाश आएगा, आएगा नहीं आएगा। एक लाइट से ज्यादा भी जलाओगे तभी प्रकाश आएगा। एक जलाओ या 2 जलाओ या 3 जलाओ या 4 जलाओ, यही तो है। एंड डिफरेंट ऑफ टेकन वन, एक लाइट जलाया, या एक से ज्यादा लाइट जला दो, सारी जला दो, तो आंसर क्या होगा 2 की पावर n माइनस 1। तो आपसे अगर एग्जाम में सवाल आया है, नहीं में आपसे पूछा गया है कि अगर एग्जाम में सवाल जो आया था वो था 10 ट्यूब लाइट्स पे, कि एक रूम में 10 ट्यूब लाइट्स है और उनके डिफरेंट डिफरेंट स्विच है, मतलब सब इंडिपेंडेंट स्विच है सबके, तो कितने तरीके से हम ऐसा कितना तरीका होगा कि कमरा जो रूम है आपका वो प्रकाश से भर जाए, लाइट से फुल हो जाए। तो क्या होगा आपका आंसर, आप ध्यान दो, सीधा सा सिंपल है। अलग अलग n क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, तो लाइट्स कितनी है 10, तो 2 की पावर 10 माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर 20 लाइट होगी तो 2 की पावर 20 माइनस 1, ये हो गया। नीचे वाले का क्या है, देखो, द नंबर ऑफ वेज ऑफ n डिफरेंट थिंग्स सेलेक्टिंग, वही बात है, एटलीस्ट का मतलब यही होता है एक या एक से ज्यादा कितनी, चाहे सब हो जाए। जैसे ऐसे और भी सवाल आ सकता है, कह दे कि 15 लोग हैं, ठीक है, और 15 लोगों में कोई भी अगर एक गड़बड़ करता है तो पनिशमेंट सबको मिलेगी, या वो जो टारगेट के लिए गया था वो टारगेट फेल हो जाएगा। तो कुल कितनी प्रकार से गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात सुनिएगा, पनिशमेंट उनको कितने प्रकार से मिल सकती है। तो अब एक आदमी गड़बड़ करे या 2 करे या 3 करे या 15 के 15 कर दे, पर देखिए यहाँ पे 15 कर दे, 15 में से 1 कर दे, या मतलब आइडल आपने प्लस लगता है बेटा ना, या 2 कर दे आपका, या 3, ऐसे डैश 15 में से 15 कर दे। अभी इसके पहले जस्ट मैंने बताया NC1 NC2 NC3 NCN होता है, तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। बिल्कुल सेम चीज यहीं पे यूज हो रही है कि एक या एक से ज्यादा कितने भी हो तो 2 की पावर n माइनस 1। अब मुझे उम्मीद है कि ये वाला भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इनमें डिफरेंट सवाल आपके बन सकते हैं। अगला देखिए, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n आइडेंटिकल थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। आइडेंटिकल मतलब एक ही जैसी, एक जैसी मतलब एक जैसी और
होगा मार्कर, ऐसे ही 10 मार्कर हो, 20 मार्कर हो, एक आम ले लिया तो ऐसे एक ही आम एक ही जैसे सब कुछ हो। तो अगर उसमें हम एक का सिलेक्शन करें एन में से या एक से ज्यादा करें, पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लें, तो उनका रेंज होगा केवल एक एन आइडेंटिकल होंगी तब। लेकिन अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा, एन अलाइक थिंग्स अगर है, ध्यान दीजिए मैंने अलग से लिखा है, अगर आइडेंटिकल नहीं है, अलाइक है, एक जैसी है, जैसी का मतलब ये इतना बड़ा मार्कर है, हो सकता है छोटा मार्कर हो, इससे ऐसे एक जैसे मार्कर हो तो उसका होता है बेटा n+1। टोटल वेट्स कितना होगा, n+1 होगा। एक लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत, ये समझ लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितने ऊपर वाले थे, लेकिन पढ़ना जरूरी है। p+q+r ये पूरे टोटल ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें p एक अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, q कोई सेकंड प्रकार का ऑब्जेक्ट है, जो बाकी है वो कोई थर्ड प्रकार का है। तो टोटल कुल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, p+1 q+1 r+1, ये पूरा एक साथ होगा, ध्यान दीजिएगा, -1 कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है अच्छे से। यहाँ पे एक सवाल बना सकता है एग्जामिनेशन में एग्जामिनर, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का यूज हम ज्योमेट्री में कैसे करते हैं, ट्रायंगल्स का फॉर्म करना आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है, या कितने डायगोनल्स होते हैं, वो तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसके एडवांस क्वेश्चन भी अगर हम देखें कि स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में पैरेलल लाइंस होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, या नॉन पैरेलल होती हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइंस होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर नहीं भी होते हैं। तो उन पॉइंट से कैसे स्ट्रेट लाइन बनेगा, कैसे ट्रायंगल बनेगा, कैसे पैरेललोग्राम बनेगा, कैसे स्क्वायर बनेगा, उनके बारे में इसके बाद जस्ट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे हम बच्चों देखेंगे कि कोऑर्डिनेट में हम किस तरीके से कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपकी, जिसमें आप फॉर्म करते हो स्ट्रेट लाइन, ट्रायंगल वगैरह, तो हम आप डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम स्ट्रेट लाइन पहले बनाने की बात करें तो 2 पॉइंट होते हैं ना, मिनिमम 2 पॉइंट रिक्वायरमेंट होते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए। अगर 2 पॉइंट से देखें तो एक ही रेखा बन सकती है, एक से ज्यादा आप लाइन नहीं बना सकते हो। अगर 3 होते, 3 अब यहां हो सकते या यहां, कंडीशन अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर n लाइंस है, पहला मैं बता दूं आपका कि n पॉइंट है, n पॉइंट्स है, और n पॉइंट्स जो है ये नॉन कोलिनियर है। कैसे हैं? नॉन कोलिनियर, मतलब एक रेखा में नहीं है, इधर उधर है सारे पॉइंट्स। तो आपको पता है मिनिमम 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, n पॉइंट्स है तो फॉर्मूला हो जाएगा nc2। n पॉइंट्स में से कितनी रेखाएं बनेंगी, nc2, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 पॉइंट की होती है इस रेखा बनाने के लिए। क्लियर है? कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है जितने भी हैं। अब 2 तो होंगे ही रेखा में ना, 2 से तो ज्यादा नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला कि जो n पॉइंट्स हैं आपके, उसमें जो n पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। n पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। मतलब जैसे हमने फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट ले लिया, 6 पॉइंट लिया, 1 2 3 4 और 2 यहां कहीं कर दिया, 2 यहां कहीं कर दिया, तो 6 बिंदुओं के द्वारा कुल कितनी रेखाएं बनेंगी? अगर 4 बिंदु एक रेखा में है, यानी कि n पॉइंट्स टोटल है, m कोलिनियर है, तो कोलिनियर मतलब 4 हो गए। नहीं, अगर आप यहां देखो तो n की वैल्यू कितनी है टोटल? 1 2 3 4 5 6, और m क्या है? कोलिनियर, मतलब एक रेखा में कितने हैं? 4 बिंदु है। तो फॉर्मूला क्या होता है? अगर n पॉइंट्स कोलिनियर है, nc2 माइनस कर देते हैं कोलिनियर से, और जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो भी तो एक रेखा बनाते हैं, तो +1 आगे कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला होगा। आप अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो देखिए 6c2 माइनस 4c2 प्लस 1, 6c2 को आप लिखोगे 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, 4c2 को लिखोगे 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आपका 15 होगा, माइनस ये 6 होगा प्लस 1, 15 में 6 जाएगा 9 प्लस 1, टोटल आपका 10 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो 10 रेखाएं बनेंगी, आप बना के भी देख लो। देखिए एक रेखा बनी, उसके बाद 2 3 4 5, ठीक, फिर 6 7
सकते ना, आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया कि किस तरीके से कर सकते हो। ऐसे ही अगर वो लाइन दे दे और लाइन कह दे, जो लाइंस है दो तरीके की, एक तो पैरेलल लाइंस हो सकती है, तो अगर सारी पैरेलल लाइंस है तो कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा। आपको पता है ये पैरेलल लाइंस है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बट अगर वो एन जो है लाइंस है, ये लाइंस है और कैसी है, नॉन पैरेलल है। ये जो लाइंस है पैरेलल नहीं है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ऐसे n रेखाएं हैं तो कुल कितने इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट वो भी होगा NC2। लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, आप समझ लीजिएगा, लिख लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे ये इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, ये ऐसे कुल कितने इंटरसेक्शन, मान लो 10 रेखाएं आपस में एक दूसरे को कहीं काट रही, तो आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे ना। आप सीधा फॉर्मूला लगाइए 10C2 यानी 10 × 9 2 × 1 90/2 यानी 45। ये 45 लाइंस का ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, दो बिंदुओं से रेखाएं बन सकती हैं, हमने वो बनाया, और फिर दो रेखाओं से इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकते हैं, हमने वो भी बता दिया। अब दो बिंदु के बाद क्या आता है, 3 पॉइंट्स आते हैं। तो 3 पॉइंट से क्या होगा भाई, ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के अलावा कुछ नहीं बन सकता ना। तो अब हम बात करेंगे ट्रायंगल की, कि कैसे आप ट्रायंगल फॉर्म करते हो। तो मिनिमम 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी ट्रायंगल को फॉर्म करने के लिए। तो यहां भी वही चीज है कि अगर n पॉइंट्स है, n टोटल पॉइंट्स है, ध्यान रखिएगा, जिसमें से कोई भी पॉइंट्स, नो पॉइंट्स कोलिनियर, कोई भी बिंदु संरेख नहीं है, मतलब एक रेखा में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स में कोई भी पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, एक रेखा में नहीं है, तो टोटल ट्रायंगल आपके बनेंगे NC3, क्योंकि मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए। अगला इसी पे आ जाएगा कि जो n पॉइंट्स हैं आपके टोटल, n पॉइंट्स में से m पॉइंट्स जो आपके हैं वो क्या है, कोलिनियर है। यहां नॉन कोलिनियर थे, यहां कोलिनियर हो गया बेटा। तो जितने पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, जैसे हमने मान लिया, एग्जांपल ले लीजिए आप, 6 पॉइंट ले लिया हमने टोटल, n बराबर 6 ले लिया हमने, टोटल ये 6 है, जिसमें से हमने 3 पॉइंट्स को एक लाइन में कर दिया, या 4 पॉइंट्स को एक लाइन में कर दिया, 1 2 3 4, और 2 पॉइंट्स कहीं इधर उधर कर दिए। तो इन चारों से क्या कोई ट्रायंगल बनेगा, कितने भी लाइनें जोड़ते जाओ, एक भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो टोटल हमने ट्रायंगल बना दिया, वो NC3 हो गया, और जो कोलिनियर है वो वाला हटा दिया हमने, यानी m पॉइंट्स कोलिनियर थे, उतना हमने हटा दिया, उतने ट्रायंगल हटा दिए। तो आप यहाँ पे देखो टोटल n पॉइंट्स हैं, तो क्या होगा 6 C3, और कोलिनियर कितने, मान लीजिए इसमें 4 कोलिनियर, m की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, आप यहाँ पे 4 रखोगे, 4C3 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप 6 5 4 अपॉन 3 2 1 माइनस 4C1 4 हो जाएगा, 3 2 या 6 5 4 या 21, 16 ट्रायंगल बनेंगे। आप 16 ट्रायंगल आपस में फॉर्म कर सकते हैं। इससे भी ट्रायंगल बनेगा, फिर इससे इन दो को लिया था हमने, ध्यान दीजिए, इससे लिया, फिर इन दो को लेकर इससे लिया, फिर इन दो को हमने ले लिया, इन दो को, तो ऐसे ट्रायंगल बना, फिर इन्हीं दो को लेकर ऐसे, ऐसे कई सारे ट्रायंगल आप बनाओगे। टोटल कितने ट्रायंगल बनेंगे, 16 ट्रायंगल बनेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा ट्रायंगल कैसे बनाओगे। ट्रायंगल के बाद आपने देखा कि जब कोलिनियर होंगे और नॉन कोलिनियर होंगे, तो दोनों टाइप से मैंने बता दिया। ये 3 पॉइंट्स की कहानी थी। अब बात आती है 4 पॉइंट्स की, है ना। तो जब 4 पॉइंट होगा तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। आप सबको पता है चतुर्भुज बनता है। वो चतुर्भुज किसी भी टाइप का हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, या पैरेललोग्राम ना होके समलंब चतुर्भुज हो सकता है, जो आपने पढ़ा हुआ है ट्रेपेजियम। तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसमें डायगोनल तो आ जाएगा। तो अगर n साइड्स है, n साइड्स है किसी भी पॉलीगन में, तो टोटल डायगोनल्स होते हैं वो होते हैं NC2 - n, ऐसे कह लो, या n-3/2 कह लो। ये दोनों एक ही बात है। n भुजाओं के द्वारा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, साइड्स n है, पॉलीगन है, कोई बहुभुज है, और उस बहुभुज में कुल कितने विकर्ण होंगे, वो विकर्ण होंगे NC2 - n। क्योंकि जो विकर्ण होते हैं दो बिंदुओं से बनते हैं। जैसे हमने ये लिया, रेक्टेंगल ले लिया, मान लीजिए
जब रेक्टेंगल हमने लिया तो इससे ही तो बनेगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन को मिलाने में विकर्ण बनते हैं। लेकिन जो ये वाले हैं, ध्यान दीजिए, ये साइड्स क्या विकर्ण बना रही है? तो मान लो ऐसे n साइड्स हैं तो वो तो विकर्ण बनाएंगे, तो उतना हम माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं। और आपने देखा कि विकर्ण ये भी याद रखना उतना इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं, इसको नहीं याद रखते हैं। अगर ये लिख दिया फॉर्मूले में, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था तो गलत कर दोगे आप। अब मान लीजिए एक सिस्टम है, एक सिस्टम में कुछ पैरेलल लाइंस ऐसे हैं। ये कोई सिस्टम होगा, मान लिया इसमें m पैरेलल लाइंस है, ये जो लाइंस है m। जो दूसरा सिस्टम है बेटा वो ऐसा है, ये भी पैरेलल लाइंस है और ये टोटल n पैरेलल लाइंस है। एक सिस्टम में n पैरेलल लाइंस है, दूसरे सिस्टम में n पैरेलल लाइंस है। ये जो m और n पैरेलल लाइंस है जब बंद होती हैं तो ये क्या बनाएंगी? पैरेललोग्राम। देखिए ये भी है पैरेललोग्राम, ये बड़ा वाला भी है, ये और बड़ा वाला भी, ये पूरा पैरेललोग्राम है। तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म करते जाएंगे। तो ऐसे कितने पैरेललोग्राम्स बनेंगे? तो अगर आप वैसे सॉल्व करोगे, लाइन ज्यादा दे दिया तो आप नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है mc2 into mc2 करोगे, ये टोटल नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम है जब एक सिस्टम में m पैरेलल लाइंस है और दूसरी सिस्टम में n पैरेलल लाइंस है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। इसके साथ जब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे आप कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझ पाओगे। कुछ एडवांस क्वेश्चंस आएंगे, उसको भी हम ट्रिक वाइज बताएंगे किस तरीके से आप जल्दी सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी वाला जैसे क्वेश्चन मैंने बताया, उन क्वेश्चंस में कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। डिक्शनरी के साथ साथ पोजीशन निकालनी होती है कि इस पोजीशन पे कौन सा आएगा, या कोई एक वर्ड देगा आपको, कहेगा इसका रैंक बताओ कि किस, हालांकि रैंक वाला क्वेश्चन अभी तक एनडीए में नहीं आया है, डिक्शनरी में पोजीशन वाला आया है कि 50th प्लेस पे कौन सा आएगा, इस तरीके से। रैंक नहीं, बट वो रैंक पूछ सकता है, वो भी बहुत टफ नहीं है। अगर आप प्रोसेस देखेंगे लेंदी है, बट मेरे पास शॉर्टकट है, आपको बताऊंगा, फटाफट कर ले जाओगे, बिल्कुल डरने की उसमें भी कोई बात नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मिक्सचर होता है। जैसे मान लिया हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया, इक्वेशन, ठीक, ये ले लिया हमने इक्वेशन। कह दिया इन्होंने कि इक्वेशन शब्द में से 5 शब्दों को, सॉरी इक्वेशन शब्द में से 5 अक्षरों को चुनकर कुल कितने प्रकार से शब्द बनाए जा सकते हैं, उन शब्दों का कोई मतलब निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। परम्यूटेशन में मैंने बताया था, लेकिन वहां सारे शब्दों को इधर उधर किया, सारे लेटर अक्षरों को इधर उधर किया गया था। यहाँ पे क्या है कि कुछ स्पेशल कहने का कंडीशन दे दिया कि इतने में से केवल 5 लेने हैं। तो भाई 5 लेने हैं मतलब सिलेक्शन पहले करने हैं। हमें कौन क्या पता कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 में से हमें 5 ही तो लेने हैं। अब 5 स्टार्टिंग के हो सकते हैं या सेकंड से लेकर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। तो सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे टोटल में से 1 2 3 4 5 6 7 8 है और हमें चाहिए कितने 5। तो ये वो बेस हो गए 8C5 करेंगे तो टोटल 5 लेटर का सिलेक्शन हो जाएगा 8 में से। अब हमने भाई 5 ले लिया, कोई भी हो सकता। अब 5 को हम शब्द बनाएंगे, है ना, आगे पीछे करके, तो परम्यूटेशन आ जाएगा। तो 5 शब्दों को कितने तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5। यहां देखिए कोई रिपीटेशन है क्या किसी में? रिपीटेशन यहां नहीं है। अगर वो रिपीटेशन होता तो उसका कंडीशन अलग हो जाता कि अगर वो जो 5 आए हैं, ऐसे तो नहीं है कि रिपीट वाले हैं साथ में। अगर वो रिपीट वाले होते तब हम बनाते तो नीचे डिवाइड करते, और रिपीट वाले नहीं है उनको अलग लेकर करते, वो अलग टाइप है। लेकिन इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस जिसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का यूज हो रहा है, ऐसे सवाल कई बार एग्जाम में आपके आए हुए हैं। तो जब इन पे प्रैक्टिस हम करेंगे अच्छे से तो हमें ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस का अप्रोच करेंगे। एग्जाम में जब बैठेंगे तो फटाफट हमारे आंसर्स कैसे निकल पाएंगे वो हम अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, आज लेक्चर यहाँ पे रोकेंगे। एक बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी पहले कि हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट आपको पता है 2.5 महीने के अंदर हो जाएगी। 2.5 महीने के आसपास आपके पास समय है, जुलाई के जस्ट बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 2.5 से 3 महीने है आपके पास। तो उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाना तो शुरू किया है आपको, साथ में आपको डेली बेसिस पे मैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो मेरा एक्सपीरियंस इन 10 सालों का रहा है। इन 10 सालों में क्या ऑब्जर्वेशन है मेरी, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एनडीए में, कैसे बन सकते हैं, ये सब मैं आपके सामने डेली बेसिस पे विद ट्रिक्स लेकर आऊंगा। तो वो सेशन आप देखना बिल्कुल नहीं भूलेगा।
तो मैं बता दूं आपको बेटा एक बात और कि ये सारी क्लासेस आपको फ्री मिल रही हैं, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रहा है। अगर जो बच्चे भी पीडीएफ नहीं पाए हैं वो हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, या जो नीचे नंबर चल रहा होगा स्क्रीन पे वो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस पर अगर आप अपना मैसेज डालते हैं कि आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो सारे पीडीएफ आपको क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। साथ में मैंने भी बताया आपको कि टॉप 20 क्वेश्चंस, जैसे टॉप 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के हम डेली बेसिस पे आपको कोशिश करेंगे कि आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मिलते रहे, ताकि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो पाए। तो ये फ्री है, तो उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जो घर पे अभी बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, तो मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंचाइए। आपके लिए हमारी टीम रात दिन पूरी काम करेगी, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने जो कंटेंट देखा, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, किसी भी क्लासरूम से बिल्कुल कम नहीं दिख रहा होगा। हाँ, वो जो फीलिंग आती है क्लासरूम वाली वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि आप अपने पर्सनल डाउट्स पूछ लेते हो वहां पे। यहाँ भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे नंबर पे कॉल करके आप अगर पूछोगे सारी चीजें, तो आपको प्रॉपर तरीके से हम प्रोवाइड कर देंगे। किसी भी लेवल पे कोई भी दिक्कत हम आपको नहीं आने देंगे। आगे मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।